नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वाजपेयी जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर ललित निबंध। और कौन सा निबंध पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे साहित्य और सामाजिक प्रगति। इसमें वाजपेयी जी हमें साहित्य की तरफ देखने के लिए विवश कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, साहित्य किससे प्रभावित हो रहा है, साहित्य कहाँ तक सीमित है, साहित्य को हम लोग किस नजर से देखते हैं। और फिर वो युवा पीढ़ी से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाता है वो उठाते हैं और युवा पीढ़ी से एक सवाल करते हैं कि आप ये बताइए, ये जो सरल दिखने वाला प्रश्न है उसका उत्तर कौन सा हो सकता है। और सरल दिखने वाला प्रश्न कौन सा है कि साहित्य और समाज का आपस में संबंध क्या है। तो देखते हैं, चलिए विचार करते हैं इस संबंध में। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी जी को, नंद दुलारे वाजपेयी जी को। और वाजपेयी जी द्वारा रचित कौन सा निबंध पढ़ रहे थे? साहित्य और सामाजिक प्रगति, सामाजिक प्रगति नामक निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। साहित्य और सामाजिक प्रगति जो निबंध है, इसमें विभिन्न विषयों पर विचार करते हुए और फिर लेखक यूं कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है कि अकेले मार्क्सवाद ने ही साहित्य को प्रभावित किया है। समय समय पर बहुत से ऐसे धर्म आए, बहुत से ऐसे वाद आए, बहुत से अध्यात्म के विषय आए जिन्होंने साहित्य को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, अपने अंदर जकड़ने का प्रयास किया, परंतु आए वैसे गए। अर्थात साहित्य या साहित्य का जो वाद संबंधी क्षेत्र है, यहां पर साहित्य इससे बहुत दूर रहा। साहित्य को विभिन्न वादों ने प्रभावित किया, परंतु वाद आए गए, धर्म आए गए और मान्यताएं, विचारधाराएं आई गई, परंतु साहित्य आज भी है, रहेगा, हमेशा वैसे ही शाश्वत बना रहेगा। तो यहाँ पर वाजपेयी जी कहते हैं कि ये बात नहीं है कि मार्क्सवाद ही पहला वाद है जिसने साहित्य को प्रभावित किया। अनेक वादों ने समय समय पर प्रभावित किया। हालांकि मार्क्सवाद ने तो इसमें गहरी पेट बना ली थी, ये अलग बात है, परंतु साहित्य को अनेक चीजों ने, अनेक लोगों ने, अनेक विचारधाराओं ने समय समय पर प्रभावित किया। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि जब साहित्य विभिन्न वादों की तरफ झुका, उसका झुकाव रहा, तो साहित्य है क्या? साहित्य का स्वरूप कैसा है? साहित्य किस प्रकार का है? उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? इस पर यदि अपन विचार विमर्श करें तो देखिए, साहित्य जो है वो प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध रूप में होता है, मुक्तक रूप में होता है, मुक्तक रूप में यह भी गद्य व पद्य दो स्वरूपों में दिखाई देता है। और इसमें भी यह श्रव्य भी होता है, साथ साथ दृश्य भी होता है, दृश्य भी होता है। कैसे? आप देखिए, नाटक जो है, नाटक एक ऐसी विधा है साहित्य की जिसका मंचन भी किया जाता है, जिसको पढ़ा व सुना भी जाता है। रामचरितमानस को देखिए, रामचरितमानस एक ऐसा प्रबंध काव्य, एक ऐसा महाकाव्य है जिसको पढ़ा और सुना जाता है। नाटक और एकांकी ऐसे होते हैं जिनको जो श्रव्य भी है और दृश्य भी है। तो इस प्रकार से इनका मंचन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक स्वरूपों वाला ये इतना बड़ा शब्द, ये क्या इसमें समाहित हो सकता है? क्या ये संभव है कि ये इसमें समाहित हो जाए या इस तक सीमित हो जाए? ये इस तक सीमित करना एक संकुचित विचारधारा हो जाएगी। कविता क्या है? यहां पर अपन कह सकते हैं कि कविता है, साहित्य साहित्य है। और साहित्य की अनेक विधाएं हैं। और ये जो अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, अनेक विधाएं साहित्य की प्रचलन में हैं।
अनेक विधाएं अनेक दिशाओं की तरफ ये चलती है और अनेक दिशाओं में अनेक जगहों पर इस साहित्य की इन विधाओं रूपी शाखाएं हैं वो जड़ें बना चुकी है, अर्थात विधाओं रूपी शाखाएं अनेक जगहों पर फैली हुई भी है। पर फिर भी इन विधाओं रूपी शाखाओं की जड़ें जो फैली हुई है वो क्या एक दूसरे से अछूती है या एक दूसरे को प्रभावित करती है? क्या मान सकते हैं? देखिए, प्रबंध काव्य भी विद्यमान है, मुक्तक काव्य भी, उपन्यास भी है और कहानी भी है। ये एक दूसरे को कहां तक प्रभावित करती है? यदि अपन मौलिक तत्वों की बात करें तो मौलिक तत्वों में कहानी और उपन्यास लगभग समान तत्वों में चलते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी व्यक्ति के किसी जीवन के एक पक्ष या एक घटना से संबंधित लिखी जाती है, जबकि उपन्यास जो है वो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित लिखा जाता है, अर्थात संपूर्ण जीवन क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही कहानी आई वैसे ही उपन्यास का महत्व कम हो गया और उपन्यास समाप्त हो गए? बिल्कुल नहीं हुआ। कहानी, हालांकि कहानी जो आधुनिक भागदौड़ की जिंदगी है उसमें अधिक सफल हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जो मात्र 30 से 40 मिनट में जोश व उत्साह के साथ पढ़ी जाती है और मात्र 30 से 40 मिनट में एक व्यक्ति को मनोरंजन प्राप्त हो जाता है, जबकि उपन्यास के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए और वो भी दिन रात। परंतु फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। क्यों? उपन्यास आप एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक चैन नहीं आएगा आपको, तब तक चैन ही नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उपन्यास अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कहानी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, नाटक अपनी जगह है महत्वपूर्ण है और एकांकी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इन सभी का महत्व अपनी अपनी जगह बना हुआ है। ये एक दूसरे को प्रभावित जरूर करती है परंतु एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करती। अब इनका एक दूसरे के क्षेत्र में कहीं किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो यदि इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है तो हम क्या माने? हम ये माने कि भाई साहित्य में अनेक चीजें आई, अनेक चीजें गई, परंतु साहित्य को कोई नहीं बदल पाया, इसकी मूल आत्मा को कोई नहीं बदल पाया। तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यहां से हमें सीख मिलती है जी आत्मा मत मारिए, आत्मा को मत बदलिए। आत्मा, जैसे ग्रामीण लोग अपने यहाँ तो कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा को मत मारिए, हमारी साहित्य की आत्मा को भी मत मारिए, आत्मा को खत्म नहीं होने दीजिए। कविता कविता है और कविता एक ऐसा सुंदर संसार निर्मित करती है जिसमें जाकर ही अपन सत्यम सुंदरम शिवम कह सकते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम, और भक्ति साहित्य के लिए तो कहा भी गया है, भक्ति साहित्य के लिए कहा जाता है कि यदि कहीं दुनिया में सत्य है, शिव है, सुंदर है तो बस वही है, कहाँ? भक्ति साहित्य में। तो इसलिए साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्रेरणा देती है, सौंदर्य दर्शन की प्रेरणा देती है, पवित्रता की प्रेरणा देती है, प्रेम की प्रेरणा देती है। कविता का संसार अत्यंत विस्तृत है, अत्यंत व्यापक है और कविता कविता है, उपन्यास उपन्यास है। काव्य क्या होता है? पद्य साहित्य को काव्य कहा जाता है या कविता कहा जाता है। तो कविता कविता है, गद्य गद्य है। कविता का अपना आनंद है, गद्य का अपना आनंद है और ये दोनों ही इसकी आत्मा माने जाते हैं। अब ये आत्मा जो है वो विस्तृत संसार पर उकेरी जानी चाहिए, संक्षिप्तता में, संकुचित दृष्टिकोण में इसको नहीं लाया जाना चाहिए। ये वाजपेयी जी द्वारा बताया गया है। इन्होंने यूं कहा है कि अनेक ऐसे लोग हैं जिनसे साहित्य प्रभावित हुआ और साहित्य उनके पीछे चल पड़ा। तो
ऐसी बात नहीं है कि साहित्य ने उसी का पल्ला पकड़ लिया और उसके पीछे ही हो लिया, साहित्य बस वहीं तक संकुचित हो गया। साहित्य के अनेक विषय है, ऐतिहासिकता में भी जाता है, धार्मिकता में भी जाता है, सामाजिकता में भी जाता है। और ये बात भी नहीं है कि जब मार्क्स आ गया तो सिर्फ मार्क्स की विचारधारा को ही लोगों ने लिखा। हाँ, प्रभावित ज्यादा इसी से हुए और ज्यादा वाद जो ज्यादा उस समय जो रचनाएं हुई वो मार्क्सवाद से संबंधित ही हुई, परंतु ऐसी बात नहीं है कि वो मार्क्सवाद तक ही संकुचित हो गई। उस समय भी बहुत से ऐसे कवि थे जो विभिन्न सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक विसंगतियों पर भी लिख रहे थे। हमारे देश को आजाद हुए बहुत समय हो चुका है, परंतु आज भी अपन कुछ ऐसी जगहों पर हैं जहां से अपन निकल नहीं सकते, अर्थात ऐसी कुरीतियां, ऐसी विसंगतियां, विषमताएं हैं जो आज भी हमें जकड़ी हुई है। हम आजाद हो गए क्या? अपनों ने हजारी प्रसाद जी के निबंध में देखा था कि हम आजाद कभी नहीं हो सकते, हम अधीन रहते हैं किसी न किसी के, चाहे हम स्वयं के ही अधीन क्यों ना हो। ये ही भारत की विशेषता है। और भारतीयों की विशेषता, भारत हमेशा स्वतंत्र कहता है, स्वतंत्र कहता है, अन्यतंत्र नहीं कहता। भारत हमेशा स्वाधीन कहता है, स्वाधीन कहता है, अनाधीन नहीं कहता कि किसी के भी हम अधीन है। नहीं, हम अपने आप के स्वयं के अधीन है, हम अपने आप के अधीन है। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय मान्यताएं हैं। हम आज अंग्रेजों से मुक्त हुए, स्वतंत्र होकर भी हम स्वाधीन है। और जहां पर अंग्रेजी या पाश्चात्य विद्वानों की बात करें या पाश्चात्य देशों की बात करें तो वो इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, पर हम सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं। सेल्फ, स्वयं के अधीन होना, हम सेल्फ डिपेंड है और लोग किसी के भी अधीन नहीं है, विदेशी लोग किसी के भी अधीन नहीं है, हम हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मान्यता है जो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये ही मान्यता और ये ही विचारधारा है, वो हमारे साहित्य का मूल है, साहित्य की जड़ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई साहित्य है वो समाज से प्रेरित होता है, समाज से प्रभावित होता है। अनेकवाद, अनेक विचारधाराएं, अनेक धर्म हमारे साहित्य को प्रभावित करते हैं, पर साहित्य की मूल आत्मा को नहीं बदल सकते। अनेक सामाजिक विसंगतियां हैं जिस पर साहित्य लिखा जाता था और आज भी लिखा जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहित्य व समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है, न कि वो एक दूसरे के विरोधी। अगर साहित्य यूं कह दे भी मुझे समाज से संबंधित नहीं लिखना, मुझे भी अपने आप में स्वतंत्र होना है, तो साहित्य समाज से दूर जाएगा कहां? अरस्तु ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता तो वो या तो जंगली पशु है या फिर देवता है। और मनुष्य यदि कोई है तो उसे समाज की आवश्यकता है, उसे समाज में रहना पड़ेगा, उसकी आवश्यकताएं समाज से पूरी होगी, समाज उससे पूरा बनेगा। तो जब ये मान्यता सत्य है कि भाई समाज और व्यक्ति एक दूसरे से पूरित है, तो साहित्य लिखता कौन है? व्यक्ति तो लिखता होगा। तो फिर वो समाज से अलग कैसे हो पाएगा? व्यक्ति ही साहित्य का निर्माता है, साहित्य का निर्माण करता है। तो इसलिए वो अपने साहित्य को लिखने के लिए अपने समाज की तरफ देखेगा। क्यों? क्योंकि हम जो काम करते हैं उसी से संबंधित हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं और उन्हीं विचारों को लिपिबद्ध जो कर देता है वह कवि या लेखक बन जाता है। तो इसलिए साहित्य व समाज एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य की प्रगति ही समाज की प्रगति है। तो यहाँ पर साहित्य व समाज का जो संबंध है उसके संबंध में हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि भाई साहित्य की प्रगति ही समाज की प्रगति है
और क्या कहते हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी हमें बताएंगे। परंतु इस क्लास में इतना ही, पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।